हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेट एग्ज़ाम हिस्ट्री प्रिपरेशन पर। मैंने और आपने एनसीईआरटी क्लास 7 की अध्याय 1 अच्छे से कर लिया और आपने क्वेश्चन आंसर भी देख लिए। अब उसके आगे चलते अध्याय 2 करेंगे। चलो क्या होता है। तो गाइस, अध्याय 2 का है, हेडलाइन है नए राजा और उनके राज। आगे देखते हैं आगे क्या है। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया। जैसे कि यहाँ देखो, ये कश्मीर में, स्यास में, झेलम नदी के किनारे, मुल्तान, इंद्रप्रस्थ, इस सारी चीज़ों में दिखाया गया। आप देख लीजिए। इधर भी देखते मानचित्र गुर्जर, प्रतिहार, मतलब कौन कौन वंश थे, चलो इनको देख लेते हैं। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चौहान स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या अब इस आपके लिए छोड़ रही हूँ मैं एक क्वेश्चन। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? जरूर कर सकते हैं, थोड़ी कोशिश होना चाहिए। अब यहाँ से तो आगे देखते हैं गाइस। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोकप्रिय उन्हें अपने मतहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। इस सामंत क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया था और आप भी बताया। अगर जिसको सामंत के बारे में पता होगा तो उसे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए, अगर नहीं पता तो मैं उसे बता देती हूँ। सामंत वे लोग होते हैं जो किसी राजा की रक्षा करते हैं। वो उनकी नौकरी नहीं करते हैं, बस उनके मतलब वो कहीं युद्ध कर रहे हैं तो सामंत अपनी एक सेना देते हैं। जो उनका ग्रुप होता है वो अपनी उनका सहायता करते हैं, उनके बदले में राजा उपहार देते हैं, उन्हें सामंत कहते हैं। यही सामंत बहुत शक्तिशाली हो जाते तो ये राजा को हटाकर खुद ही राज स्थापित कर लेते अपना। ये भी सामंत का वो होता है। तो चलो गाइस, ऐसे हिस्ट्री रटना नहीं, हम आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं। ऐसे कि सामंत से हम लोगों के सामंत से राजा को क्या क्या फ़ायदा थी और क्या क्या हानिकारक था, इसका क्वेश्चन ज़रूर लिखिए। अगर आपने मेरे साथ अच्छे से की होगी हिस्ट्री तो ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री रट तो हर कोई लेता है। देखो बच्चा, रटना नहीं है, अच्छे से याद भी नहीं करना, अच्छे से समझना है। इतने अच्छे से कोई नहीं बताएगा आपको, सिर्फ आके बोलेगा हाँ सामंत थे, सामंत को रूप मान्यता देते थे। लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर बहुत से कम लोग देंगे। अरे 80% देंगे कि सामंत के क्या फ़ायदा थे और क्या हानिकारक थे, ज़रूर बताइए। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। इस सामंत से की जाती थी। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, देखो अब ये क्वेश्चन है वो बन गया कि महासामंत, महामंडलेश्वर, ये पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। यही क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। ये मतलब कि सामंत वो होता है जो राजा की सहायता करता है और उस वो सैनिकों की मदद देकर मदद करता है। इसे रटने नहीं, अच्छे से थोड़ी टाइप में याद किया करो। इस तरह का उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। देखो राष्ट्रकूट एक सामंत ही थे। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजा के अधीनस्थ थे। कहाँ? कर्नाटक के चालुक्य के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हृदय गर्भ, शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता कि इससे याजक या जन्मजात क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता था। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप जन्मजात से कोई क्षत्रिय नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं कि क्षत्रिय होना होता है। तो उसके लिए यज्ञ होता है, ये वाला याजक यज्ञ होता है। इसे आप अच्छे से करिए और ब्राह्मणों को लेकर संपन्न कीजिए। तो आप उस यज्ञ का संपन्न हो जाए तो आप एक क्षत्रिय की उपाधि धारण कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोग पैसे वाले
पैसे वाले शुरुआत से ही होते हैं, उनमें जन्म लेते हैं तो पैसे वाले होते हैं। बहुत से गरीब में जन्म लेते हैं पर वो अपनी मेहनत कर करके पैसे वाले बन जाते हैं, तो वो भी तो पैसे वाले। इसी तरह एक क्वेश्चन है, प्रश्न है, कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने भी अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। ये उद्यमी क्या होता है पता है? एक मजदूर। मिसाल के तौर पर कदम मायूर शरणम और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शास्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। ऐसा होता है, कोई राजा जन्मजात से छत्री नहीं होता था, कहीं कोई तो बाद में बन जाता था। अब ये देखो, एलोवेरा की गुफाएं, 15 भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया, वह राष्ट्रकूट काल की कृति है। ऐसा अभी राज्यों में प्रशंसा, इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराजों की उपाधि धारण की। देखो, राजाओं के राजा या त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी, इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधि धारण की। लेकिन इस तरह के दावों को बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालक, कारीगरों में से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूल जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व भू व्यापारियों से भी लिया जाता था। ये लगान के बारे में आप आधुनिक भारत में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, जैसे कि अंग्रेज लगान लेते थे, उसी तरह का आधा हिस्सा। चलो, ये तो आधा हिस्सा ले रहा है, वो तो कम से कम 100, अगर आपने 100 रुपये कमाए हैं तो उसमें से उन्हें 90% चाहिए 10 रुपये आपके लिए। उसमें तो बिचौलिए होते, वो भी लेते थे। इस तरह 400 कर 400 कर है 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेख में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है बेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। मतलब ऐसा था कि जो नगद नहीं देते, उससे कोई काम करवाते थे ज़बरदस्ती, कि तुम्हारा ये काम करो, ये वो काम करो, इस तरह। तो यानी जबरन श्रम। और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगाने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ों पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। बहुत सारे। आज इनमें से कोई कर, हाँ, कर वसूलते जाते थे? नहीं, एक ही होता है, टैक्स। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिर और दुर्ग के निर्माण भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन का उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावना बनती होगी। मतलब पहले युद्ध सिर्फ इसलिए लड़े जाते कि अपना नाम कमाया जाए, अपना बहुत बड़ा नाम किया जाए, ऐसा नहीं। कहीं धन ज़्यादा मिल रहा है तो तहाँ ऐसे युद्ध होते थे, संपत्ति के लिए, जमीन के लिए, इन सारे के लिए। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति समान प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। वंशानुगत होता था ये सब। पहले परिस्थितियाँ और भूमि अनुदान। परिस्थितियों के बारे में बहुत अच्छी तरह समझते हो। वो परिस्थितियाँ जिसमें राजा की हमेशा प्रशंसा की जाए, वो होती हैं परिस्थितियाँ। आपको मैंने पहले ही बताए रखे हैं। परिस्थितियों में ऐसे व्यवहार होते हैं जो शब्दाश सत्य नहीं होते, क्योंकि हमेशा राजा सही तो नहीं हो सकता, वो कभी कभी बुरा भी हो सकता है, इसलिए हो सकते। लेकिन ये परिस्थितियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए
सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। मतलब ऐसा है कि मतलब हमें ये परिस्थितियाँ क्या करते कि राजा के बारे में बताते कि क्या दिखाना चाहता है, आखिर राजा अपने आप को कैसे साबित करना चाहता है कि हम अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। ये रही परिस्थिति। राजा लोग ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। वे ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते। राजा कुछ लिखवाते थे तो अपने उसे भूमि या कोई उपहार देते थे। ये भी उसी का हिस्सा। फिर उसमें 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की भी रचना की गई, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्लाहड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्लाहड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेख, दस्तावेज, दर्शनीय वर्णों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। परिस्थितियों के लेखकों से भिन्न अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए असाधारण रुख है। अब कल्लाहड़ के बारे में आप जानते हो बहुत अच्छे कि एक पहले इतिहासकार हैं। उनकी पहली पुस्तक कौन सी थी? राजतरंगी, जो अपने भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक है। इस सारे इनको और देख लेते हैं। नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों ने परिस्थितियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया। अपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की परिस्थितियों के बारे में पढ़ा होगा जरूर। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक परिस्थितियों में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र सैंधव विदर्भ महाराज और कलिंग राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के उन्होंने कन्नौज के शासक को चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, अनंत गुजरात का हिस्सा, माल मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात बनवासी, तुर्क वत्स दोनों उत्तर भारत के सभी राजाओं को पराजित कर दिया। इतना सब। इसमें से सब 80-90% झूठ होगा, सिर्फ 10% सच होगा। वैसे भी देखते हैं। भूमि के साथ साथ क्या दिया था? यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। इस भूमि पर ये चीज़ें फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, वावी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें जिससे यह भूमि मिलती है। वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है और बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है। पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। लेख में सिंचाई जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बना लेते हैं। आज यहीं तक पढ़ेंगे, कल और आगे पढ़ेंगे। आज यहीं तक। प्लीज़ आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको वीडियो कैसी लगती है। ये कोई मतलब ऐसा जैसे और सर आते ये कर दूंगा वो कर दूंगा फलना, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ मेहनत ही सब कुछ होती है। मेहनत ये होती है कि आप सिर्फ कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो NCERT से शुरुआत ज़रूर करना, क्योंकि बिना जब आपका बेस क्लियर नहीं होगा, जब ऐसे होता है कि जब आप दीवार बड़ी खड़ी, आप 2 मंजिला मकान बनाना चाहते हो, उसमें अगर नीचे की वो होती है नींव, वो मजबूत नहीं करोगे नीचे की दीवार तो ऊपर 2 मंजिल कैसे बन जाए। उसी तरह इसी नींव का काम ये NCERT बुक्स करती है। इसलिए प्लीज़ आप मेरे साथ सही से पढ़िए और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।